तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो न केवल बिजनेस की दुनिया का एक मास्टर क्लास है, बल्कि ये भी सिखाती है कि असंभव दिखने वाले वित्तीय संकटों से बाहर कैसे निकला जाता है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन कृष्णन नायर और द लीला होटल्स के निर्माण की। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी लाइफ में भारी कर्ज, दिवालियापन और भयानक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे शानदार लग्जरी ब्रांड्स में से एक को खड़ा कर दिया। कैप्टन कृष्णन नायर का एक बहुत ही फेमस कोट है। वो अक्सर कहते थे कि असफलता एक अल्प विराम यानी कॉमा हो सकती है, लेकिन ये कभी भी पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं होती। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल विचार नहीं था, बल्कि ये वो सॉलिड माइंडसेट था जिसने उन्हें बार बार पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार से वापस खींच लिया। इस एक जिद के बिना शायद आज द लीला होटल्स का कोई वजूद ही नहीं होता। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े और दिलचस्प सवाल की ओर ले जाती है। एक ऐसा लड़का जो एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में पैदा हुआ था, जिसके पास कोई सपोर्ट या रिसोर्सेज नहीं थे, उसने इतने भयानक कर्ज और लगातार आने वाले संकटों के बीच 15,000 करोड़ रुपए का एक होटल एम्पायर आखिर कैसे खड़ा कर दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनके चैलेंज रिस्पॉन्स साइकिल को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 1, दृढ़ता की नींव, चपरासी से टेक्सटाइल की दुनिया तक। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून रातों रात नहीं बनता। उनकी नींव और मुश्किल वक्त में तेजी से फैसले लेने की जो क्षमता थी, वो उनके शुरुआती जीवन से ही साफ दिखाई देती है। 1922 में केरल के एक साधारण चपरासी की घर जन्म लेने से लेकर 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करने तक उनका जीवन काफी संघर्षों से भरा था। लेकिन सबसे इंप्रेसिव मोमेंट आया 1940 के दशक के अंत में, जब केरल में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और एक रिलीफ ऑफिसर के रूप में काम किया। उन्होंने तुरंत एक सख्त कदम उठाते हुए ब्लैक मार्केट को खत्म कर दिया और भ्रष्ट डीलरों को सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया। यहीं से पता चलता है कि उनके अंदर रिस्क लेने वाला वो डिसाइसिव लीडर हमेशा से मौजूद था। इसके बाद 1952 में उन्होंने सेना छोड़कर टेक्सटाइल सेल्स का रास्ता चुना। अब ये वाकया देखिए, जो शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी को एक ग्लोबल खूबी में बदल दिया। टेक्सटाइल बिजनेस के दौरान उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जिसके रंग धोने पर आपस में मिल जाते थे, यानी ब्लीड करते थे। कोई भी नॉर्मल इंसान इसे एक डिफेक्ट मानकर रिजेक्ट कर देता है, राइट? लेकिन उन्होंने अमेरिकन इंपोर्टर्स के सामने इसे ऐसे पिच किया कि हर धुलाई के बाद रंग आपस में मिलकर एक नया पैटर्न बनाएंगे। मतलब कस्टमर पैसे एक कपड़े के देगा, लेकिन हर बार उसे एक नए स्टाइल का कपड़ा मिलेगा। इस ब्लीडिंग मद्रास फैब्रिक ने अमेरिका में लिटरली तहलका मचा दिया। सेक्शन 2, पहला बड़ा संकट, 1979 का टेक्सटाइल पतन। ब्लीडिंग मद्रास और स्कॉटिश लेस के बिजनेस से उन्हें अपार सफलता मिली थी, लेकिन सक्सेस का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। 1979 में उनका सब कुछ लगभग खत्म हो गया था। फैक्ट्री की कई मशीनें एक साथ टूट गईं। भारत में फॉरेन करेंसी क्राइसिस की वजह से सरकार ने स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। पूरा प्रोडक्शन ठप। 57 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ जीरो नहीं बल्कि नेगेटिव हो गई। घर भी बिकने वाला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक फ्लाइट में एक अमेरिकी क्लाइंट से मिलने के बाद उन्होंने तुरंत एक बंद हो रही फैक्ट्री से सस्ती सिलाई मशीनें खरीदी और एक खास चीज क्लॉथ फैब्रिक चुना जो अमेरिकन कैजुअल वियर के लिए एकदम परफेक्ट था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे अहम बात इस नंबर 12 में छिपी है। अपनी इस निर्वाण नाम की नई क्लोथिंग लाइन और इस मास्टर स्ट्रोक की बदौलत उन्होंने सिर्फ 12 महीनों के भीतर अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया और कंपनी को वापस प्रॉफिट में ले आए। हाँ, सिर्फ 12 महीने। ये उनके फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेजोड़ उदाहरण है। सेक्शन 3, मार्केट में अलग पहचान बनाना, एयरपोर्ट होटल की बिल्कुल नई सोच। अपने फाइनेंसेस को फिर से ट्रैक पर लाने के बाद 61 वर्ष की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंट्री मारी और पूरी इंडस्ट्री के रूल्स को ही पलट कर रख दिया। न्यूयॉर्क के वैल्डॉर्फ एस्टोरिया से इंस्पायर होकर उन्होंने मार्केट में एक बिल्कुल अलग जगह बनाने की सोची।
उस समय नॉर्थ बॉम्बे में बन रहे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई लग्जरी होटल नहीं था। इंडस्ट्री का मानना था कि एयरपोर्ट के पास केवल सस्ते और छोटे बजट वाले होटल ही चलने चाहिए। लेकिन नायर ने भांप लिया कि मुंबई तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ जो वीआईपी और बड़े बिजनेसमैन आएंगे वो एयरपोर्ट के पास ही एक ग्रैंड और शानदार जगह चाहेंगे। इसलिए उन्होंने बजट होटल की जगह एक लग्जरी पैलेस खड़ा कर दिया, द लीला मुंबई। और अब सुनिए उनका सबसे ब्रिलियंट ऑपरेशनल हैक। क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आधी रात के आसपास आती जाती थीं, तो भारत से जाने वाले यात्री रात को 10 या 11 बजे चेकआउट कर लेते थे, जबकि नियम के हिसाब से उनका चेकआउट अगले दिन दोपहर का होता था। ठीक उसी समय बाहर से आने वाली फ्लाइट्स के नए यात्री उसी रात चेक इन कर लेते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि एक ही कमरे से एक दिन में 2 बार किराया आ रहा था। इस एक स्ट्रैटेजी ने उनके रेवेन्यू मॉडल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सेक्शन 4, दूसरा बड़ा संकट, बेंगलुरु में दिवालियापन से निपटना। मुंबई की भारी सफलता के बाद द लीला का अगला बड़ा टारगेट था बेंगलोर। 1990 के दशक में बेंगलोर में आईटी बूम आ रहा था और प्रीमियम होटल्स की भारी डिमांड थी। लेकिन इस बार तेजी से किए गए एक्सपेंशन ने कंपनी को बैंकरप्सी के दरवाजे पर ला खड़ा किया। इस 256 के फिगर को देखिए। बेंगलोर में पहले से ही ताज और ओबरॉय जैसे दिग्गज प्लेयर्स मौजूद थे। मार्केट में हलचल मचाने के लिए नायर ने 256 कमरों का एक विशाल होटल बनाने की घोषणा कर दी। ये नंबर उनके दोनों कॉम्पिटिटर्स ताज और ओबरॉय की कुल कैपेसिटी से भी ज्यादा था। ये एक बहुत ही साहसिक लेकिन बेहद रिस्की कदम था। और यहीं उनके सामने आई दूसरी सबसे बड़ी चुनौती। प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि कंस्ट्रक्शन में देरी होने लगी। पुराने होटलों की इनकम इस नए प्रोजेक्ट का भारी कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। इस भयानक प्रेशर और फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच भी उन्होंने अपना दिमाग शांत रखा। उन्होंने एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख के साथ एक मीटिंग फिक्स की और अपनी कमाल की सेल्समैनशिप से उन्हें इमरजेंसी फंडिंग के लिए मना लिया। लेकिन चूंकि वो पैसा पूरे होटल को एक साथ पूरा करने के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने एक फेज्ड ओपनिंग की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने चालाकी से पहले सिर्फ वेस्ट विंग को खोला ताकि वहां से तुरंत कैश फ्लो आना शुरू हो सके और बाकी का कंस्ट्रक्शन बिना रुके चलता रहे। सेक्शन 5, मार्केट में एकदम अलग पहचान, उदयपुर में अल्ट्रा लग्जरी ब्रांडिंग। बेंगलुरु के क्राइसिस से बाहर आने के बाद हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में खुद को सबसे ऊपर साबित करने के लिए अब बस एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती बची थी, उदयपुर। ये अल्ट्रा लग्जरी का सबसे टफ बैटल ग्राउंड था, जहां ताज लेक पैलेस और ओबेरॉय उदयविलास का एक छत्र राज था। अब देखिए कि मुसीबत के वक्त उनका दिमाग कितनी तेजी से चलता था। उदयपुर का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तैयार था। गेस्ट्स को नावों के जरिए होटल में एंट्री करनी थी, लेकिन तभी एक प्राकृतिक आपदा आ गई। ग्रैंड ओपनिंग से ठीक पहले पिछौला झील पूरी तरह सूख गई। अब कोई नाव चल ही नहीं सकती थी। ऐसे में उन्होंने जो किया वो इन 3 स्टेप्स में दिखता है। उन्होंने तुरंत दूसरी तरफ आधा एकड़ जमीन खरीदी, वहां रहने वाली कई लोकल परिवारों के साथ नेगोशिएट करके उन्हें राजी किया और अपने होटल तक पहुंचने के लिए रातों रात एक प्राइवेट सड़क बना दी। और ये एक किस्सा बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि असली लग्जरी ब्रांडिंग एक्चुअल में होती क्या है। उनके कमरे ताज और ओबरॉय के मुकाबले काफी बड़े थे और हर एक कमरे से झील का साफ नजारा दिखता था। लेकिन असली गेम चेंजर था उनका एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन। एक बार एक गेस्ट अपने साथ कुछ मूर्तियां लेकर आईं और जल्दी जल्दी में उन्हें ड्रेसिंग टेबल पर छोड़कर घूमने निकल गईं। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि हाउसकीपिंग स्टाफ ने उन मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ लाल रेशमी कपड़े पर रखा था और बाकायदा गेंदे के फूल भी चढ़ाए थे। ये सर्विस का वो बेजोड़ लेवल था जिसने कस्टमर्स को हमेशा के लिए लीला का फैन बना दिया। लेकिन शायद उनकी सबसे अग्रेसिव और जीनियस स्ट्रैटेजी वो थी जिसे हम पोचिंग द व्यू कह सकते हैं। नायर ने नोटिस किया कि उनके होटल के ठीक सामने ताज लेक पैलेस है, तो उन्होंने दुनिया के टॉप लाइटिंग एक्सपर्ट्स को हायर किया। उन्होंने लीला पैलेस को इस तरह से रोशन करवाया कि रात के अंधेरे में ये किसी जादुई महल की तरह चमकता था। इसका नतीजा, ताज में ठहरे हुए वीआईपी गेस्ट्स रात में इस चमकते हुए महल को देखते, अगले दिन कॉफी पीने के बहाने लीला में आते और इतने इम्प्रेस हो जाते कि अपनी अगली ट्रिप में ताज छोड़कर लीला में ही बुकिंग करवा लेते। इन सभी स्मार्ट रणनीतियों, कर्ज से बाहर निकलने की ट्रिक्स और क्राइसिस मैनेजमेंट का फाइनल रिजल्ट आप यहां साफ देख सकते हैं। 2019 में
द लीला पैलेस उदयपुर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल चुना गया। 2020 और 2021 में इस ब्रांड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल ब्रांड डिक्लेयर किया गया। जरा सोचिए, एक गरीब चपरासी के बेटे ने हॉस्पिटैलिटी की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया था। तो इस पूरी शानदार जर्नी को देखने के बाद ये रुक कर सोचने का समय है, हमारी लाइफ और करियर में ऐसे कितने अल्प विराम या कॉमा है जिन्हें हम गलती से पूर्ण विराम या फुल स्टॉप मानकर हार मान लेते हैं। कैप्टन कृष्णन नायर की कहानी ये साबित करती है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और अगर भारी भरकम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सही स्ट्रैटेजी से हैंडल किया जाए तो उन रुकावटों को भी एक एम्पायर में बदला जा सकता है। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।